ठीक, थैंक यू। ठीक है बच्चों, अभी बोर्ड देख पा रहे हो? अभी देख पा रहे हो? ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास वाला सारा रिवीजन किया आप लोगों ने? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, तो अब जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं और आप ही को बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बोला था ऑल द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल टुगेदर रेफर्ड एज, जल्दी बोलिए। ऑल द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल टुगेदर रेफर्ड एज वल्वा। वेरी नाइस। अब देखो वल्वा में आपको बोला था, याद रखने का तरीका है कि आपको बोलना है यहाँ पे होंगी दो ओपनिंग, स्मॉल एंटीरियर एंड लार्ज पोस्टीरियर ओपनिंग। ठीक है, ये दो आपको बोला था टोटल 4 ओपनिंग्स है और 2 कवर है। तो देखिए फर्स्ट ओपनिंग को क्या बोल रहे हो? फर्स्ट ओपनिंग इज यूरेथ्रल, यूरिनल नहीं, यूरेथ्रल ओपनिंग, एंड सेकेंड इज वेजाइनल ओपनिंग। तो एंटीरियर इज यूरेथ्रल एंड पोस्टीरियर इज वेजाइनल। अब जल्दी से बताओ, यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों तरफ छोटे छोटे ग्लैंड्स थे, नाम दीजिए। स्किनीज स्पेलिंग ध्यान रखो, स्किनीज ग्लैंड। ओके, वेजाइनल ओपनिंग के एडजेसेंट बेटा दो बड़े ओपनिंग, नाम दो। बार्थोलिन्स ग्लैंड, कोई और दूसरा नाम बार्थोलिन का? बार्थोलिन का दूसरा नाम बल्बो यूरेथ्रल नहीं, बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड या मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, राइट। अब ये बताओ स्किनीज ग्लैंड और बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या सिक्रेट करते हैं? दोनों ही म्यूकस सिक्रेट करते हैं। वेरी गुड। अब आपको बताया था these 4 types of opening get covered by 2 folds of skin. First fold is labia minora, ठीक है, और labia minora के एंटीरियर पोल पे, यहाँ पे एंटीरियर पोल पे प्रेजेंट है इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ फीमेल नोन एज क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों ये पोस्टीरियर पोल पे बिल्कुल मिड लाइन में लैबिया माइनोरा जुड़कर एक स्किन का फोल्ड बनाती है, नाम बोलो। फॉर्चिट, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्चिट। और इसके ऊपर एक और कवर है, ये कवर भी स्किन की, नाम बताइए। लैबिया मेजोरा. लैबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू लैबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रोटम. बहुत बढ़िया।
अब देखो, दो लैबिया माइनोरा के बीच वाले रीजन को हमने क्या नाम दिया था? रीजन बिटवीन टू लैबिया माइनोरा कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। क्या बच्चों, इसी को यूरोजेनाइटल साइनस भी बोलते हैं। ओके, अच्छा देखो तो वेस्टिब्यूल में 4 टाइप की ओपनिंग्स है ना? वेस्टिब्यूल में कितने टाइप की ओपनिंग? 4 टाइप की, राइट। इसमें से स्किनीज ग्लैंड की ओपनिंग छोटी है, इसलिए बेटा इसको बोलते हैं माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड, क्योंकि वेस्टिब्यूल में खुल रहा है और साइज छोटा है। जबकि बार्थोलिन की ओपनिंग को बोलते हैं मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ऐसा ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थिक पैड ऑफ एडिपोज टिश्यू जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स हैं, इस पैड को क्या नाम दोगे? मॉन्स प्यूबिस। तो आपको ये सारा याद रखना है मसल से, और हेपेटाइटिस बी वायरस। M stands for mons pubis. U stands for urethral orifice. S for skin gland. Very good. C for क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का मतलब इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू इसलिए इसको बोल रहे हो क्योंकि ये भी कॉर्पस कैवर्नोसम से ही बना है। ओके, व्हाट इज फंक्शन ऑफ क्लाइटोरिस? बेटा एक इरेक्टाइल स्टिमुलस सेंड करता है ब्रेन को, राइट। बस ये फंक्शन है इसका। इसके बाद L फॉर लेबिया माइनोरा एंड अनदर L फॉर लेबिया मेजोरा। H हाइमेन। देखो वेजाइना के ऊपर आपको बोला पार्शियल कवरिंग है। अच्छा, ये मेम्ब्रेन बताओ कैसा है? वास्कुलर है या एवास्कुलर है? ब्लड सप्लाई है या एब्सेंट है ना, इसलिए वास्कुलर मेम्ब्रेन। एवास्कुलर नहीं, वास्कुलर। ब्लड वेसल्स है बच्चों, तो ये वास्कुलर मेम्ब्रेन है और इसको नाम दे रहे हो आप हाइमेन। ठीक है, तो सबने बहुत अच्छा आंसर किया, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद ये देखो एनस। एनस और ये जो फॉर्चिट के बीच का रीजन है बच्चों, इसको नाम दो पेरिनियम। इसको बोलोगे पेरिनियम, वेरी गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग, तो देखिए एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अच्छा, सारे डायग्राम आप लोग बना रहे हो ना घर में? इस चैप्टर को बेटा डायग्राम से याद रख सकते हो, ये ध्यान रखो। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। लेकिन मेरे को कोई भेज नहीं रहा है, 1-2 बच्चों ने बस भेजा है डायग्राम बना के व्हाट्सएप पे। हाँ, कलरफुल बनाओ, ब्लैक एंड व्हाइट बनाओ, कैसा भी चलेगा, लेकिन बनाओ। अब देखिए इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। बड़ा यहाँ पे बहुत आसानी से अब जरा इसको समझना। देखो, एक्सटर्नल पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसको वल्बा नाम दिया। इंटरनल में जो मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल के, उसमें है फलोपियन ट्यूब सबसे पहले। फलोपियन ट्यूब के बाद इसके पीछे है यूट्रस। यूट्रस के ही नेक को बच्चों बोलते हो सर्विक्स। सर्विक्स का मतलब ही होता है नेक। गर्दन की हड्डी को भी तो आप सर्वाइकल वर्टिब्रे बोलते हो, तो सर्विक्स मींस नेक, तो नेक ऑफ यूट्रस इज सर्विक्स। और इसके पीछे है फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब नोन एज वेजाइना। तो इतने स्ट्रक्चर्स हम लोग इंटरनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो मुलेरियन डक्ट आपको याद है ना, ये बेटा मुलेरियन डक्ट जुड़कर, फीमेल की दोनों मुलेरियन डक्ट जुड़कर जिस स्ट्रक्चर को बनाती है उसको बोल रहे हैं यूट्रस। ठीक है, और यूट्रस के साथ जुड़ी होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, जिसको बोलोगे ओवरी। ये देखो, इसको जोड़ती है जो लिगामेंट, उसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात, यहाँ पे ओवरी भी लिखना पड़ेगा। अब देखो, ये है यूट्रस। अब यूट्रस का जो एंटीरियर पार्ट देख रहे हो, जरा यहाँ पे देखो, यूट्रस के एंटीरियर पार्ट से जुड़ा हुआ है फलोपियन ट्यूब।
ये देखो इस तरीके से ध्यान रखना है। और अब देखिए ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये अपने एंटीरियर एंड में इस प्रकार से फनल की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है। ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ये वाला देखो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को हम 3 रीजन में फंक्शनली और एनाटॉमिकली डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रीजन जो फनल लाइक है, सेकेंड ब्रॉडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रीजन, और तीसरा ये जो नैरो रीजन आप देख रहे हो सबसे छोटा, ठीक है, जो ब्रिज कर रहा है यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के बीच ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है, ये वाला रीजन। तो यहाँ पे 3 हिस्से हैं। एंटीरियर जो फनल शेप है इसको बोलोगे आप इस्थमस, नाम भी देते जाते हैं हम लोग, इस रीजन को बोल रहे हैं, सॉरी इनफंडिबुलम नॉट इस्थमस, इसको बोलेंगे इनफंडिबुलम। ओके, इनफंडिबुलम। ये बीच वाला हिस्सा है बच्चों एम्पुला। एम्पुला आपको बोला है बायोलॉजी में, जहां फूला वहां पे नाम एम्पुला, ठीक है। तो इट इज वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये है बेटा, ये जो थर्ड पार्ट देख रहे हो ना, ये जो ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है, इसको बोल रहे हो इस्थमस। तो देखिए 3 हिस्से हो गए फैलोपियन ट्यूब के। ये मैं लिख भी दे रहा हूँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर लिख दीजिए, हम भूल जाते हैं बाद में, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट, पहली बात। और इसमें एक छोटी सी चीज और तुमको याद रखना है, इट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सबसे ज्यादा किस पार्ट में होता है, तो आपको आज से याद रखना है, ये होता है एम्पुला में, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये 2 पॉइंट आपको एम्पुला में याद रखने, राइट। इस समझ जो है बेटा, ये देखो ये ज्वाइन करता है यूट्रस एंड ओविडक्ट, यूट्रस और ओविडक्ट को ज्वाइन करता है। फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम क्या बोलोगे, ओविडक्ट। इसी को यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं, आप ऐड कर लेना, यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस की ट्यूब। और इनफंडिबुलम, यहाँ पे आपको देखो पहली बात याद रखना है, ये फनल शेप है, ठीक है। यहाँ पे जो फिंगर लाइक आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इसके टिप पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको बच्चों बोलोगे फिम्ब्री। दीज आर फिंगर like structures to catch egg, to catch सिलोमिक एग, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, to catch सिलोमिक। अच्छा ये सिलोमिक एग, इस वर्ड का क्या मीनिंग, जरा तुम देखो, जब फैलोपियन ट्यूब से एग रिलीज होगा तो आप नोटिस कर पा रहे हो फैलोपियन ट्यूब, ये है फैलोपियन ट्यूब और ये ओवरी, इन दोनों के बीच बेटा एक गैप है ना। तो जो एग रिलीज होगा इस गैप में रिलीज होगा, और ये गैप जो है इसको आप बोल रहे हो सिलोम, कैविटी, राइट। तो सिलोम में तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो आप देख रहे हो ये इस प्रकार से तेजी से बीट करता है अंदर की तरफ तेजी से, और रिलैक्स फ्लो होगा। तो यहाँ पे बेटा जो भी फ्लूइड है ना, सिलोमिक फ्लूइड, वो किसकी तरफ फ्लो होगा, टुवर्ड्स ओविडा। और इस फ्लूइड के साथ जो एग है वो किसके अंदर चला जाएगा, ओविडक्ट के अंदर। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ये तीनों पार्ट देखो, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, और मेरे को ये बात बताइए इन तीनों में से कौन सा पार्ट ओवरी के सबसे करीब है। इनफंडिबुलम, याद रखना ये क्वेश्चन आता है, इनफंडिबुलम लाइज नियरेस्ट टू ओवरी, वेरी गुड। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पुला। अच्छा सुनो मेरी बात, एक डाउट आएगा तुम लोगों को, यहाँ पे पूछता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आपको आंसर क्या करना है, एम्पुला। और बेटा अगर ऑप्शन में एम्पुला नहीं है
और नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो आप चेक कर लेना कि ऑप्शन में कहीं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन तो नहीं है। अगर देखो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन और नन ऑफ दीज में एक सेलेक्ट करना हो ना, तो आप एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन सेलेक्ट करना। तो अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला, पहली बात। और ये ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस देना एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। हाँ, मैं ये लिख दे रहा हूं, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से योर फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला एंड सेकंड प्रेफरेंस इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ठीक है ना, तो ये दोनों याद रखना, क्योंकि इसमें बार बार डाउट आएगा, तुमको गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, अब देखो, तो ये हो गया इनफंडिबुलम। अब सुनो, इनफंडिबुलम आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, फनल शेप है। शेप कैसा है बच्चों, ऐसा, फनल की तरह। ओके, तो आप देखो ये जो फनल है ना, इसका ये बीच वाला हिस्सा दिख रहा है सभी को, ये जो बीच वाली ओपनिंग दिख रही है ना, दिस ओपनिंग, दिस वन इज रेफर्ड एज ऑस्टिया। ऐसा लिखो यहाँ पे, द सेंट्रल ओपनिंग, द सेंट्रल ओपनिंग of infundibulum is referred as ostia. हाँ, ऑस्टिया बेटा ओपनिंग को बोलते हैं, वो कहीं भी हो, पॉरीफेरा में हो, रिप्रोडक्टिव। एम्पुला भी तो देखो ना, कितनी जगह वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे वेंट्रिकल्स ब्रेन में भी यूज करते हैं, हार्ट में भी। तो कुछ ऐसे बायोलॉजी में लूज टर्म्स हैं जो अलग अलग साइट पे यूज होते रहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तीन बातें याद रखनी है आपको, फनल याद रखनी है, फिम्ब्री याद रखनी है, और ऑस्टिया याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। अच्छा सुनो, फैलोपियन ट्यूब में जरा ये वाला पार्ट देखो तो, इस्थमस। इस्थमस का जो थोड़ा सा हिस्सा है, ये वाला देखो, ये थोड़ा सा हिस्सा जो है बेटा, ये यूट्रस के अंदर पेनिट्रेट करता है फॉर बेटर अटैचमेंट। और ये जो ब्रॉड पार्ट आप देख रहे हो ना, इस ब्रॉड पार्ट को बोलते हो इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ ओविडा, इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, या इसी को इंटरस्टिशियल पार्ट भी बोलते हैं। ये याद भी नहीं रखोगे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मॉड्यूल में मिलेगा इसलिए मैंने बता दिया। हाँ, और ये दोनों ही साइड होगा, बिल्कुल सही बात। हम लोग बायलैटरली सिमेट्रिकल है ना, तो जो भी होगा दोनों साइड होगा। अच्छा, तो पहला स्ट्रक्चर हम लोगों ने कवर कर लिया, विच इज फैलोपियन ट्यूब, राइट। अब आ रहे हैं सेकेंड स्ट्रक्चर, कौन सा, यूट्रस। देखो, यूट्रस को ही दूसरा नाम देते हो आप ओम, या बच्चों इसी को बोलते हो हिस्टेरा। ठीक है, सारा नाम इसके लिए। अब देखिए क्या होता है, जैसा अभी हम लोगों ने डायग्राम बनाया था यूट्रस में, ये देखिए यूट्रस जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपको दिखेगा इन्वर्टेड पियर्स है। ठीक है, इसमें जो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो आपको ध्यान होना चाहिए मुलेरियन डक्ट। ठीक है, शेप कैसा, तो बोलना है इन्वर्टेड पियर से। ठीक है, और अब देखो इसके तीन अलग अलग पार्ट हैं, यूट्रस के तीन अलग अलग पार्ट है बच्चों। पहला ये जो पार्ट देख रहे हो, दिस वन, ये डोम से रीजन। अच्छा, आप लोग ऐसा स्टमक में भी पढ़े होंगे, जरा याद करो, स्टमक में भी ये ऊपर डोम से रीजन था ना, नाम क्या देते थे,
इसको नाम देते हैं बेटा फंडस। तो यहाँ भी यूट्रस का ये जो डोम शेप रीजन है इसको बोलते हैं फंडस, राइट। ये बीच वाला जो पार्ट देख रहे हो सबसे बड़ा पार्ट, ये है बॉडी, जहां पे डेवलपिंग एम्ब्रियो एकोमोडेट होता है, उसको जगह मिलता है। और ये जो नेक वाला रीजन देख रहे हो, ये वाला देखो, दिस नेक ऑफ यूट्रस, राइट, इसको बोलते हैं बच्चों सर्विक्स। इसको बोलोगे सर्विक्स। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो सर्विक्स है ना, इसमें दो ओपनिंग आप देख पा रहे हो। सर्विक्स में दो ओपनिंग, ये अंदर की तरफ जो ओपनिंग देख रहे हो इसको बोलते हैं इंटरनल ऑस। ऑस का मतलब ओपनिंग। और बाहर की तरफ जो आप देख रहे हो ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल ऑस। जो वेजाइना की तरफ खुल रहा है इसको एक्सटर्नल ऑस। और अब देखिए ये पूरा इनके बीच का रीजन क्या है, सर्विक्स, विच रिप्रेजेंट नेक ऑफ यूट्रस। तो ये रिप्रेजेंट करेगा नेक ऑफ यूट्रस। ठीक है, अब देखो इसके पीछे जो पार्ट है उसको बोल रहे हो ये जो फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है यूट्रस के पीछे, दिस इज वेजाइना। ऑस का मतलब होता है बेटा ओपनिंग, और ये देखिए वेजाइना की ओपनिंग को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको बोल रहे हैं वेजाइनल ऑरिफिस, विच इज पार्शियली कवर्ड बाय हाइमेन, राइट। तो अब देखो जरा यूट्रस में देखो, सबसे पहले इसके यूट्रस हैज हाउ मेनी पार्ट, यूट्रस हैज 3 पार्ट्स, राइट। पहला बोल रहे हो बच्चों फंडस। फंडस देखो ये शेप कैसा बोला, डोम शेप। ठीक है, पहली बात। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ऑरिफिस का मतलब है बेटा ओपनिंग। डोम शेप फंडस पार्ट को शेप देखो डोम शेप। और दूसरा इट इज मोस्ट कॉमन साइट, बता सकते हो किस चीज का, इट इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर इम्प्लांटेशन। Implantation. What is implantation? Attachment of embryo to the wall of uterus. देखो 100 में से 80 बार जो एम्ब्रियो है वो फंडस में अटैच होता है, पर 20 बार बॉडी में भी होता है। ऐसा बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अटैचमेंट हमेशा फंडस में ही होगा, जी नहीं। अटैचमेंट बॉडी में भी हो सकता है, पर कॉमनली ये बेटा कहाँ पे होता है, फंडस में होता है। तो ये दो बातें आपको फंडस में याद रखनी है। फंडस के बाद दूसरा पार्ट जो है उसको बोल रहे हो बॉडी। देखो बॉडी क्या, बॉडी बोल रहे हो इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो फीटस को डेवलप होने के लिए जो स्पेस मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, बॉडी में। ठीक है, और लास्ट बोल रहे हो बेटा कौन सा पार्ट, सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स क्या, तो आप बोल रहे इट फॉर्म्स द नेक ऑफ यूट्रस, इट फॉर्म्स द नेक ऑफ यूट्रस। और देखो इसमें दो ओपनिंग आपको बता दिया, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल ऑस किसकी तरफ ओपन हो रहा है, यूट्रस की तरफ या वेजाइना की तरफ, यूट्रस की तरफ। और एक्सटर्नल ऑस वेजाइना की तरफ। ठीक है बेटा। अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनो, जरा ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है ना, सर्विक्स के अंदर बहुत सारे म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, सर्विक्स हैज म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड।
अच्छा अब मेरी बात सुनो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, क्या होता है प्रोजेस्ट्रॉन के प्रेजेंस में सर्विक्स में बेटा यहाँ जो म्यूकस होता है ना वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, थिक हो जाता है। तो सर्विक्स में प्रोजेस्ट्रॉन के प्रेजेंस में म्यूकस थिक हो गया, तो अब तुम बताओ जो स्पर्म एंटर कर रहा है सर्विक्स में, राइट, वो उसकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी अगर म्यूकस थिक होगा तो? स्पीड कम होगी। बहुत बढ़िया, आप सुनना मेरी बात, स्पीड कम हो गई तो बताइए उसका चांस ऑफ फैगोसाइटोसिस यूट्रस में ज्यादा होगा या कम? यूट्रस में चांस ऑफ फैगोसाइटोसिस या सर्विक्स में चांस ऑफ फैगोसाइटोसिस ज्यादा होगा ना, तो उसका चांस ऑफ फैगोसाइटोसिस ज्यादा होगा, राइट। तो इस प्रकार से बेटा प्रोजेस्ट्रॉन जो है ना वो एक्ट करता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसीलिए क्या होता है, पिल्स के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन दिए जाते हैं ताकि स्पर्म का जो चांस ऑफ फैगोसाइटोसिस है वो बढ़ जाए, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर रहा है। तो बेटा नीचे एक यहाँ पे नोट डाल दो, प्रोजेस्ट्रॉन increases the thickness of cervical mucus. अरे ये बात समझ आ गई सभी को? यस। अब आइए दूसरी चीज, देखो दूसरा कितना इंटरेस्टिंग। एस्ट्रोजेन बेटा बिल्कुल उल्टा काम करता है। एक हार्मोन आपने सुना होगा एस्ट्रोजेन, राइट। यहाँ नीचे एक दूसरा पॉइंट ऐड कीजिए, एक दूसरा नोट ऐड कीजिए। पहला मैं बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। और दूसरा पॉइंट, एस्ट्रोजेन decreases the viscosity of cervical mucus. Estrogen decreases the viscosity of cervical mucus. अच्छा आप बताओ, विस्कोसिटी कम हो गया तो स्पर्म फास्ट चलेगा क्या? फास्ट चलेगा ना। तो बोलिए कौन सा हार्मोन ऐसा है जो फर्टिलाइजेशन में मदद किया, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन। तो देखो ना एस्ट्रोजन का कितना अच्छा नाम है, एस्ट्रो मींस फर्टिलिटी और जेन मींस जेनरेटिंग, राइट। तो फर्टिलिटी जेनरेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन का पूरा नाम बेटा इसलिए है फर्टिलिटी जेनरेटिंग हार्मोन। तो देखिए जब स्पर्म स्लो चलता है तो यूट्रस के अंदर, यूट्रस और सर्विक्स के अंदर उसका फैगोसाइटोसिस ज्यादा होता है, लेकिन अगर स्पर्म रैपिड चलेगा, फास्ट चलेगा, तो उसका फैगोसाइटोसिस भी कम होगा। ओके। और एस्ट्रोजन का मतलब होता है फर्टिलिटी जेनरेटिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस को रिड्यूस करता है। ओके आगे बढ़ जाए। अब देखिए तो ये तीन पार्ट हो गए, तीन पार्ट हो गया ओवरी का और तीन पार्ट हो गया यूट्रस का। अब लास्ट पार्ट है वेजाइना। देखो वेजाइना में आपको दो छोटी बात याद रखनी है। पहला कि इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। दूसरा इट इज लाइंड बाय, तुम लोगों ने एपिथेलियम तो पढ़ा ना, ठीक है, तो बताइए वेजाइना में एपिथेलियम कैसा? तो इट इज लाइंड बाय, सिंपल बोल रहे हो नहीं, स्ट्रेटिफाइड squamous epithelium. It is lined by a stratified squamous epithelium. अच्छा सुनो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है बेटा, आप लोग जानते हो ना बॉडी में ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है? बॉडी में ग्लाइकोजन केवल लीवर में, लीवर और मसल्स में, दोनों जगह। बहुत बढ़िया।
लेकिन देखो एपिथेलियम में कभी भी ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होता, राइट। ग्लाइकोजन या तो लिवर में स्टोर होगा बच्चों या मसल्स में स्टोर होता है, लेकिन वेजाइनल एपिथेलियम एक्सेप्शन है। वेजाइनल एपिथेलियम में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और ये जो ग्लाइकोजन है बच्चों, इसका ब्रेकडाउन होता रहता है और इससे क्या बनता रहता है, लैक्टिक एसिड। इससे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। और ये कन्वर्सन करने का काम करता है एक बैक्टीरिया जिसको बोलते हो लैक्टोबैसिलस। तो अब बताओ वेजाइना के अंदर कंटिन्यूअसली क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड होने के कारण वेजाइना के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ क्या होता है, कम होता है। इसलिए वेजाइना का पीएच बेटा क्या बोलोगे, एसिडिक बोलोगे या एल्कलाइन, एसिडिक पीएच। ठीक है, तो पीएच जो होता है वेजाइना का वो होता है अराउंड 4.5, and this acidic pH prevents the development of fungus and other microorganism inside vagina। तो ये भी एक प्रकार की इम्यूनिटी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वेजाइना में तीन छोटी छोटी बातें। नंबर 1, ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। नंबर 2, इसमें कौन सी एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और तीसरी बात, वेजाइनल एपिथेलियम में कौन सा सब्सटेंस स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, और ये ग्लाइकोजन ब्रेक होता है और ब्रेक होकर क्या प्रोड्यूस करता रहता है, लैक्टिक एसिड। और इससे क्या, इसको प्रोड्यूस करने वाला लैक्टोबैसिलस। लेकिन तुम याद करो, तुमको एक बात मैंने बताई थी कि एसिडिक पीएच में जो होता है स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है। एसिडिक पीएच में बच्चों स्पर्म की मोटिलिटी तो रिड्यूस हो जाती है ना। तो याद करो, इस एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करेगा सीमेन। अरे सीमेन का पीएच कैसा है, एसिडिक या एल्कलाइन, एल्कलाइन। तो सीमेन में बहुत सारा बाइकार्बोनेट आयन भी होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड उसमें ऐड करता है। वेरी गुड। और साथ में आप देख रहे हो ना, बार्थोलिन ग्लैंड, स्किनीज ग्लैंड, ये सभी बेटा ग्लैंड क्या बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट कर रहे हैं। काउपर्स ग्लैंड भी क्या सिक्रीट कर रहा है, बाइकार्बोनेट। तो जब स्पर्म आता है बेटा तो वो इसको न्यूट्रलाइज करता है, और इसीलिए स्पर्म रैपिडली मूव कर पाता है इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, राइट। तो इस तरीके से देखो, अभी हम लोग सबसे पहले पढ़े क्या, काउपर्स, सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, और तीसरा पढ़ लिया वेजाइना। तो ये तीन इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए फीमेल के। तो स्ट्रक्चर तो फाइब्रोमस्कुलर का मतलब है बेटा, इसको बनाती हैं कुछ फाइबर्स और मसल्स मिलकर, इसलिए इसको क्या बोल रहे हो, फाइब्रोमस्कुलर। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्यों होता है, आप जानते हो बेटा, स्ट्रेटिफाइड मल्टीपल लेयर होने से क्या होता है, प्रोटेक्शन बेहतर मिलता है। अगर एक एपिथेलियल लेयर डिस्ट्रॉय भी हो गई तो दूसरा उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। हाँ ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। अभी एक बचा हुआ है ओवरी, वो आगे पढ़ना है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आ रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस एंड ओविडक्ट। हिस्टोलॉजी समझते हो आप लोग, ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू। पर ये जो टिश्यू का स्टडी करोगे, ये नेकेड आई से करोगे या माइक्रोस्कोप से करोगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है ना। तो जब माइक्रोस्कोप पे हम लोग टिश्यू के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हो हिस्टोलॉजी। अब सुनो मेरी बात, हमें यूट्रस और ओविडक्ट या वेजाइना की भी हिस्टोलॉजी स्टडी करनी है। अच्छा तुम एक बात ध्यान रखना हमेशा, कोई भी जो हॉलो ऑर्गन होता है बेटा, तुमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया है ना सभी ने, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हो, यस सभी ने पढ़ लिया। अब मेरे को बताओ एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में कितनी लेयर थी, उसकी दीवारों में कितने लेयर थे, 4 लेयर।
पक्की बात, 4 लेयर 3 क्यों लिख रहे हो? 4 लेयर्स। आउटर इज, चारों लेयर लिखो, नाम लिखो। बाहर वाली सिरोसा, उसके अंदर, सिरोसा के अंदर मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के अंदर सब म्यूकोसा और सबसे अंदर म्यूकोसा। देखो कोई भी हॉलो ऑर्गन होता है, किसी भी हॉलो ऑर्गन के अंदर आपको इन 4 में से 3 लेयर मिलेंगी ही मिलेंगी। और हॉलो ऑर्गन आपको मिलते कहाँ है? हॉलो ऑर्गन आपको मिलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसके बाद एक्सक्रीटरी ट्रैक में और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो ये 4 जगह पे आपको बच्चों हॉलो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, राइट? अब सुनिए मेरी बात, ये जो मैंने चारों सिस्टम आपको बताया, तो जहां भी आपको हॉलो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वहां पे इन 4 में से 3 लेयर तो आपको जरूर मिलेगी। और ये 3 लेयर कौन कौन सी है? तो बाहर की तरफ आपको मिलेगी बच्चों सिरोसा, उसके अंदर जो लेयर होगी वो होगी मस्कुलरिस, और सबसे अंदर जो लेयर होगी वो होगी म्यूकोसा। मीन्स किसी भी हॉलो ऑर्गन के अंदर आपको ये 3 लेयर मिलेंगी। बाहर की तरफ सिरोसा, मस्कुलरिस इसके अंदर, और सबसे अंदर म्यूकोसा, और बीच में ये हॉलो पार्ट देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। अब मेरी बात सुनो, हाँ सिरोसा एब्सेंट होता है बेटा इसोफेगस में, वो पढ़ा होगा, वो एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो देखिए सिरोसा, मस्कुलरिस और म्यूकोसा, ये 3 लेयर आपको हॉलो ऑर्गन के ऊपर मिलेंगे। एलिमेंट्री कैनाल एक्सेप्शन है, वहां पे एक चौथा एडिशनल लेयर कौन सा है? सब म्यूकोसा। वेरी गुड, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर होते हैं, बाकी जगह बच्चों 3 लेयर। वेरी गुड। अब सुनिए, तो यहाँ भी फैलोपियन ट्यूब भी तो हॉलो ऑर्गन है, यूट्रस भी तो हॉलो ऑर्गन है। तो क्या होता है देखो, अगर हम लोग हिस्टोलॉजी बात करें, हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट, तो देखिए ओविडक्ट में भी आपको यही 3 लेयर मिलेंगी, ठीक है। पहली लेयर कौन सी? सिरोसा, ये सबसे बाहर वाली, इट इज आउटर मोस्ट पेरिटोनियल लेयर, सबसे बाहर वाली पेरिटोनियल लेयर है। इसके अंदर जो लेयर है उसको बोल रहे हो बच्चों मस्कुलरिस, ठीक है। इट इज मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ, अच्छा ये बताओ स्मूथ मसल होगी या स्केलेटल मसल? स्मूथ मसल, हाँ बेटा सेंटर में ल्यूमेन है, ठीक है। तो मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल, और आप जानते हो ना स्मूथ मसल कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। तो मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल, और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है उसको क्या बोल रहे हो? म्यूकोसा। देखो म्यूकोसा क्या होता है बेटा, ये इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर है, इसमें ग्लैंड होती है। इट इज इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर, पहली बात ध्यान रखना। और दूसरा, इट इज लाइंड बाय, अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं, इट इज लाइंड बाय, चलो बताओ फैलोपियन ट्यूब में एपिथेलियम कैसा? सिलिया तो है, लेकिन क्यूबॉइडल है या कॉलमनर है? वेरी गुड, इट इज लाइंड बाय, मैं इसको हाईलाइट करके लिख रहा हूं, ciliated columnar epithelium, ciliated columnar epithelium। कुछ नहीं, देखो तुमको बहुत सिंपल याद रखना है कि इसमें 3 लेयर होते हैं, पहले से याद है, सब म्यूकोसा हटा देना। अगर आपसे पूछा जाए ओविडक्ट की वॉल में कौन कौन सी 3 लेयर, बोल दोगे? आउटर मोस्ट सिरोसा, मिडिल मस्कुलरिस, एंड इनर मोस्ट म्यूकोसा। विच वन इज, रुक जाओ अभी, विच वन इज ग्लैंडुलर लेयर? Which one is glandular layer? Mucosa. Very good.
अच्छा बच्चों, हमेशा एक बात याद रखो तुम लोग, जहां भी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल साथ होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर स्मूथ मसल साथ होती हैं, वो स्ट्रक्चर पेरिस्टालसिस कर सकता है। पेरिस्टालसिस समझते हो ना तुम लोग? जैसे आप टूथपेस्ट लेते हो और नीचे से उसको स्क्वीज करते हो, तो आप देखो उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो आगे बढ़ता है। इस प्रोपल्सिव मूवमेंट को बोलते हो पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हो? पेरिस्टालसिस। बिल्कुल, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट को बॉटम पे हम स्क्वीज करते हैं तो उसके जो कंटेंट है वो आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रोपल्सिव मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? इस प्रोपल्सिव मूवमेंट को बोलते हैं बच्चों पेरिस्टालसिस। तो आप ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, क्या इनके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, आंसर क्या होगा? यस, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मसल्स हैं, स्मूथ मसल लॉन्गिट्यूडनल भी है और सर्कुलर भी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हिस्टोलॉजी ऑफ अपना ओविडक्ट तो हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक नोट डाल दो, नोट एक डालो, मैं भी यहाँ डाल दे रहा हूं। देखिए, आपने सुना होगा ट्यूबेक्टॉमी, एक वर्ड सुना है ना? देखो, देखिए, कटिंग, कटिंग, सर्जिकल कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ ओविडक्ट। तो ओविडक्ट के एक छोटे से हिस्से को कट करके रिमूव किया, इस कटिंग और लाइगेशन को क्या बोल रहे हैं बच्चों? इस कटिंग और लाइगेशन को बोल रहे हो ट्यूबेक्टॉमी, राइट? इसको नाम दिया ट्यूबेक्टॉमी। अब आ रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट, हो गया, इसमें किसी को डाउट? लाइगेशन का मतलब बेटा बांधना, काटा और बांध दिया, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना इसको। सिलिएटेड कॉलमनर क्यों होती है? वेरी गुड बेटा। देखो, सीलिया होने से क्या होता है, जो एग आता है ना, तो ये क्या करते हैं, एग को आगे बढ़ाने में मदद करती है सीलिया। सीलिया हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग। ठीक है, पेरिस्टालसिस बेटा बहुत वीक होता है फैलोपियन ट्यूब में, इसका कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। हाँ, यूट्रस में क्योंकि मसल्स ज्यादा होती हैं, तो यूट्रस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट सिग्निफिकेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब में नेग्लिजिबल होता है, आप यूं समझ लो। ठीक है, अब आ रहे हैं इसके बाद सेकेंड, हिस्टोलॉजी ऑफ यूटेरस। अब जरा इसको समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये अपने बहुत काम आएगा आगे कॉन्सेप्ट समझने में। हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस, अभी जैसा हम लोग ने डिस्कस किया था कि यूट्रस जो है इसमें भी कितने लेयर होंगे, जल्दी से बोलो। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पे 3 लेयर्स होंगे। अब यहाँ पे देखो, बाहर वाली लेयर क्या बोल रहे हो? सिरोसा। ठीक है, फिर से वही बात, इट इज आउटर मोस्ट एंड पेरिटोनियल लेयर। पहले तो यही लिख दिया, आउटर मोस्ट पेरिटोनियल लेयर। अच्छा सुनो अब मेरी बात, क्या होता है, जो सिरोसा होती है यूट्रस की, वो फैलोपियन ट्यूब के कंपैरिजन में ज्यादा थिक होती है, ज्यादा मोटी होती है, इसलिए बेटा यूट्रस के सिरोसा को एक और नाम दिया जाता है, सिरोसा ऑफ यूट्रस, ऑल्सो रेफर्ड एज, ऑल्सो रेफर्ड एज, कोई बता सकता है? पेरीमेट्रियम, वेरी गुड, देवीना ने बोला पेरीमेट्रियम। इसको बच्चों बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरिटोनियम से वर्ड लिया पेरी, और मेट्रा का मतलब यूट्रस, पेरीमेट्रियम। इसी प्रकार से बच्चों सेकेंड लेयर मस्कुलरिस, मस्कुलरिस ये मिडिल लेयर, मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल। और देखिए, अब ये लेयर जो थिकेस्ट लेयर है, और इसलिए इस लेयर को बच्चों नाम देते हैं मायोमेट्रियम। ये
थिकेस्ट लेयर, ठीक है, मायोमेट्रियम। अब देखो ये जो मायोमेट्रियम मस्कुलरिस ऑफ, यहाँ पे मेंशन भी कर दो, दिस इज मस्कुलरिस ऑफ यूटेरस। यूटेरस की मस्कुलरिस को क्या बोल रहे हो? मायोमेट्रियम। ठीक है, स्मूथ मसल का फंक्शन बेटा पेरिस्टालसिस है, दैट्स ऑल। मायोमेट्रियम। और तीसरा लेयर बोलो कौन सा? म्यूकोसा। देखो इट इज इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर, इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर, ठीक है। और इसको वेरी गुड, इसको नाम देते हो बेटा म्यूकोसा ऑफ यूट्रस इज रेफर्ड एज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इट मीन्स म्यूकोसा ऑफ यूटेरस। अच्छा आप सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग जो बात मैं तुमको बोलना चाह रहा हूं। देखो जैसे बच्चों मैंने ये बना दिया यूटेरस कि मायोमेट्रियम, ये रेड वाले को समझ लो तुम मायोमेट्रियम है। अब इस मायोमेट्रियम के अंदर क्या होता है? ग्लैंडुलर लेयर होती है, और इस ग्लैंडुलर लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब सुनिएगा, इस एंडोमेट्रियम की भी बच्चों दो लेयर होती है। एंडोमेट्रियम की भी कितनी लेयर होती है? दो लेयर। ये मैं फर्स्ट लेयर बना रहा हूं, इसको बोलते हैं स्ट्रैटम बेसेल। ये एंडोमेट्रियम की भी कितनी लेयर? दो लेयर। पहली जो आप देख रहे हो ये स्ट्रैटम बेसेल है, और एक मैं दूसरी लेयर बनाने जा रहा हूं, ये है स्ट्रैटम फंक्शनल। ठीक है, स्ट्रैटम बेसेल और स्ट्रैटम फंक्शनल, ये दो लेयर हो गए। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस कंसिस्ट ऑफ टू लेयर। ये बेटा स्ट्रैटम बेसेल, क्योंकि बेस पे है, और अंदर वाली ये जो लेयर देख रहे हो ना, ये वाली, इसको क्या बोल रहे हो? इसको बोल रहे हैं स्ट्रैटम फंक्शनल। और इन दोनों को मिला के आप क्या नाम दे रहे हो? एंडोमेट्रियम। सुनो, इन दोनों को मिला के क्या नाम दे दिए? एंडोमेट्रियम। 10 सेकेंड के लिए पास्ट पेज देख लो, देख लिया आयुष? पेरीमेट्रियम बेटा पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से बना है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। पेरी मींस पेरिटोनियम। देखो जब भी आप वर्ड यूज करते हो ना, आप लोग थोड़ा बेसिक आप क्लियर नहीं करोगे तो बायोलॉजी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। देखो जब भी आप वर्ड यूज कर रहे हो, पेरिटोनियम है ना, देखो जब भी मैं पेरिटोनियम बोल रहा हूँ, दिस ऑर्गन इज कवर्ड बाय पेरिटोनियल लेयर, तो इसका मतलब होता है बेटा कि इसके ऊपर दो लेयर्स है। वन इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लेयर एंड अनदर इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सुना है ऐसा नाम? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, और इसी को आप मीजोथेलियम भी बोलते हो। तो जब भी, सुन लो सुन लो सुन लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब भी कोई ऑर्गन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम दोनों से कवर्ड हो, तो उस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देना? पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम का दूसरा नाम कोई बताएगा क्या? देखते हैं कौन बताता ना। ट्यूनिका तो नहीं है। हाँ दिव्या ने सही बोला बेटा, इसको सिरोसा बोलते हैं। पेरिटोनियम इज कॉल्ड एज सिरोसा। बहुत बढ़िया, चेतन भी सही बोल रहा है, कृष्णा आप तो सभी वेरी गुड। अच्छा चलो अब अगला देखते हैं कौन बताता है। अगर मान लो किसी ऑर्गन के ऊपर केवल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की ही कवरिंग है,
सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम नहीं है। चलो तो देखो कौन बताता है सही। केवल कोई ऑर्गन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से ही कवर्ड है, देन दैट कवर इज कॉल्ड एज, बहुत फेमस नाम, बहुत फेमस नाम ना। अभी एक भी सही आंसर नहीं है। चलो मैं बोल रहा हूं, देन दैट कवर इज रेफर्ड एज, अभी बोलोगे सुना सभी ने, बोल कोई नहीं पा रहा है। देन दैट कवर इज रेफर्ड एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सुना है ऐसा नाम ईसोफेगस के ऊपर? वेरी गुड। तो बेटा अगर दोनों लेयर है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? दोनों है तो पेरिटोनियम। वेरी गुड। और अगर केवल कवरिंग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की है तो क्या नाम दोगे? ट्यूनिका एडवेंट। एक और बोल ही दे रहा हूं जब इतना बोल दिया तो। अगर सुनो, अगर कवरिंग में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, देखते हैं ये कौन बताता है, प्लस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम भी है, और एक तीसरी चीज और आ गई, एडिपोस टिश्यू। चलो बताओ आप क्या बोलोगे? बहुत फेमस नाम है ये भी। ये सब उल्टा पुल्टा, अल्बुमिनिया, इंटेगुमेंट ना, म्यूकोसा भी नहीं। सुनो 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 सुनो, इसको बोलते हैं बच्चों ओमेंटम। नाम सुना क्या ऐसा? अरे ओमेंटम नाम सुना क्या? हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के ऊपर की कवर को क्या बोलते हैं? ओमेंटम। अच्छा अभी ये बोलो, ये तीनों प्रकार की कवर क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ जाए ना। ठीक है, तो ये देखो एंडोमेट्रियम में अभी कितनी लेयर? स्ट्रेटम बेसेल और दूसरी स्ट्रेटम फंक्शनल। अब मैं लिख रहा हूं बच्चों एंडोमेट्रियम, और यहाँ पे आपने अब बता दिया दो लेयर है। वन इज स्ट्रेटम, स्ट्रेटा का मतलब बेटा लेयर, स्ट्रेटम बेसेल, और दूसरा है बच्चों स्ट्रेटम फंक्शनल। स्ट्रेटम बेसेल और स्ट्रेटम फंक्शनल। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां से अब चीजें फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होने जा रही है। देखो स्ट्रेटम बेसेल, इन दोनों में से ज्यादा थिकनेस किसकी है? स्ट्रेटम बेसेल की या स्ट्रेटम फंक्शनल की? स्ट्रेटम, स्ट्रेटम बेसेल। तो ये देखो ज्यादा थिकनेस किसकी? फंक्शनल। हाँ ठीक बोल रहे हो। तो देखिए बेटा, इट फॉर्म्स 1/3 ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का 1/3 पार्ट किसने बनाया? स्ट्रेटम बेसेल, एंड दिस फॉर्म्स 2/3, राइट? देखो स्ट्रेटम बेसेल, इट नेवर अंडरगो अंडरगो स्लफिंग। ये कभी ब्रेक नहीं होता, ये कभी टूटता नहीं है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय स्ट्रेटम बेसेल लेयर कभी भी नहीं टूटता। टूटता कौन है? तो टूटने वाला लेयर है, इट अंडरगो स्लफिंग ड्यूरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के समय जो लेयर टूटता है वो कौन सा लेयर टूटता है? स्ट्रेटम फंक्शनल। अब मेरे को बताओ, यूट्रस का स्ट्रेटम फंक्शनल लेयर टूट गया तो दोबारा क्या ये बन जाएगा? फिर से बन जाएगा, और उसको बनाने में कौन हेल्प करेगा? स्ट्रेटम बेसेल। वेरी गुड। तो देखो स्ट्रेटम बेसेल, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इट गिव राइज टू न्यू stratum functional under influence of estrogen
ठीक है, तो एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में बेटा ये नया स्ट्रेटम फंक्शनल लेयर बनाएगा, एंड दिस फेनोमेना ऑफ रीजेनरेशन इज रेफर्ड एज प्रोलिफरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? प्रोलिफरेशन। ठीक है, और इसीलिए याद रखो, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में नया स्ट्रेटम फंक्शनल लेयर दोबारा बनता है, उस फेज को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। उस फेज को क्या बोलोगे? प्रोलिफरेटिव। जब भी स्ट्रेटम बेसेल स्ट्रेटम फंक्शनल को दोबारा बनाएगी, हम उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। और प्रोलिफरेशन किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है? प्रोलिफरेशन किस? वेरी गुड, एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में। अच्छा देखो बेटा, स्ट्रेटम फंक्शनल ये क्या करता है, जरा सुनना सुनना मेरी बात। क्या होता है, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर है फैलोपियन ट्यूब, इधर बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म ओवम फ्यूज हो गया। अब फ्यूज होने के बाद देखो स्ट्रेटम जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, स्ट्रेटम फंक्शनल लेयर की इनर वॉल कैसी है? स्मूथ है या रफ है? इनर वॉल कैसी है? स्मूथ है। और इस स्मूथ वॉल पे ये बताइए, ये जो एम्ब्रियो आया है इसका अटैच होना आसान होगा क्या? नहीं होगा। और इसलिए ये जो एम्ब्रियो है बेटा, यहाँ पे अटैच नहीं होगा और वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, क्योंकि इनर वॉल स्ट्रेटम फंक्शनल की बिल्कुल स्मूथ है, इसलिए यहाँ पे इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं होगा, और ये जो एम्ब्रियो है ये फीमेल बॉडी के बाहर चला जाएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ बाहर चला जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब जरा ध्यान देना, क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, अभी आपको नाम बोला, एस्ट्रोजन हार्मोन ने किसका रीजेनरेशन करा दिया? स्ट्रेटम फंक्शनल का। ठीक है, देखो स्ट्रेटम फंक्शनल का इसने क्या कराया? रीजनरेशन बना तो दिया, लेकिन अब देखो क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, वो इसकी बेटा कॉइलिंग करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको कॉइल करता है। किसको कॉइल कर रहा है? स्ट्रेटम फंक्शनल को। और देखिए स्ट्रेटम फंक्शनल अगर इस प्रकार से कॉइलिंग बना ली, यहां मैं बना रहा हूं थोड़ा सा, देखो ये जरा देखो, स्ट्रेटम फंक्शनल बेटा इस प्रकार से कॉइल होंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार से कॉइलिंग हो गया, तो अब बताओ यहां से जो एग आ रहा है फैलोपियन ट्यूब से, क्या वो एग आसानी से वेजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर जाएगा, या उसको यहाँ पे अटैच होना पड़ेगा? क्या अटैचमेंट होना पड़ेगा? उसको अटैच होना पड़ेगा। और ये अटैचमेंट करने में किसने हेल्प किया? किस हार्मोन ने? एस्ट्रोजन ने या प्रोजेस्टेरोन ने? किस हार्मोन ने अटैचमेंट में हेल्प किया? प्रोजेस्टेरोन। इसका मतलब प्रेगनेंसी को प्रमोट करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इट फॉर्म्स कॉइलिंग। it forms coiling under it forms coiling under influence of progesterone। तो आप बताइए which hormone help to establish pregnancy? प्रोजेस्टेरोन। तो देखो ना बेटा, प्रोजेस्टेरोन का कितना अच्छा नाम दिया, प्रो मीन्स विच फेवर्स, एंड जेस्टेरॉन मीन्स जेस्टेशन। हॉर्मोन्स विच फेवर्स प्रेगनेंसी इज प्रोजेस्टेरोन। नीचे लिखो, नोट डालो। ठीक है,
Progesterone is referred as pregnancy hormone progesterone is referred as pregnancy hormone as it causes coiling of endometrium, as it causes coiling of endometrium to establish pregnancy. Progesterone is referred as pregnancy hormone as it causes the coiling of endometrium to establish pregnancy. तो आज के बाद अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाई प्रोजेस्टेरोन इज रेफर्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन, सॉल्व हो जाएगा, है ना बेटा, क्योंकि ये प्रमोट कर रहा है। तो अब ये देखो 3 डिफरेंस हो गए, स्ट्रेटम बेसेल पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस और तीसरा डिफरेंस, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। कॉजेस कॉइलिंग, देखो एस्ट्रोजन का काम है बेटा रीजेनरेट, फिर से सुन लो, यहाँ पे नोट में भी डाल लो, एस्ट्रोजन causes regeneration of stratum functional, not coiling. Coiling is done by progesterone, regeneration is caused by estrogen. चलो एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं मैं। सबसे पहले आइए हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस। यूट्रस हो या फैलोपियन ट्यूब, दोनों की ही वॉल में कितनी लेयर होगी बच्चों? 3 layer. Outermost layer of peritoneum called as serosa, middle layer of muscle called as muscularis. muscle कौन सी, स्मूथ या skeletal? स्मूथ muscle, very good. Innermost layer is mucosa. glandular layer कौन सी? mucosa. mucosa of uterus, uterus की mucosa को क्या नाम दोगे? uterus mucosa of uterus is referred as endometrium, right? And this endometrium has how many layers? 2 layers. ये दोनों लेयर बनाए बच्चों, देखिए फर्स्ट लेयर इज स्ट्रेटम बेसेल एंड सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटम फंक्शनल। इन दोनों में से ज्यादा थिक लेयर कौन सी? फंक्शनल थिक है, ठीक है। इन दोनों में से किस लेयर के ऊपर प्रोजेस्टेरोन वर्क करेगा? फंक्शनल, ठीक है। और जो रीजेनरेशन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनल इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन? Regeneration is under influence of estrogen, and this phenomena of regeneration is referred as proliferation. बेटा वेरी गुड। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा ना कि proliferative phase is under influence of which hormone? Your answer is estrogen. Very good. And coiling of endometrium is caused by progesterone. Which hormone is referred as pregnancy hormone? प्रोजेस्टेरोन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस तरीके से ये हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट एंड यूट्रस। यहाँ पे एक और नोट डालो, नोट डालिए हिस्टेरेक्टोमी। लिखो द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, the surgical removal of uterus is hysterectomy. ऐसे ही होता है बेटा ऊफोरेक्टोमी। देखो आपको पहले बता दिया है, जब भी एक्टोमी लग गया समझ लो सर्जिकल रिमूवल हुआ है। ऊफोरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ
द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज। अगर ओवरीज को सर्जिकली रिमूव कर दिया तो इसको बोलोगे ऊफोरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी और ये ऊफोरेक्टोमी, ये दोनों टर्म को आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखो लास्ट में एक और ग्लैंड बच गया, वो है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, अब लास्ट ऑर्गन एक ही बच गया, फटाफट आज देख लो, दिखाऊंगा मैं अगली क्लास में, आज केवल देख लो। ठीक है, देखिए मेमोरी ग्लैंड और जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है फीमेल में, उनको बोलते हैं बेटा ब्रेस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे देखिए ये बेटा एक ट्यूब्यूलर ग्लैंड है, ट्यूब से बनी हुई, ये मैंने एक ट्यूब बना दिया और इस ट्यूब में आप ब्रांचिंग कर दो। देखो ये ब्रांचिंग कर दिया, कितने ब्रांच अभी दिख रहे हैं? एक और दो, और यहाँ पे फर्स्ट ब्रांचिंग हुई ना, एक बार और ब्रांचिंग करो। सुन लो अब मेरी बात, किसी भी ग्लैंड में एक से ज्यादा बार ब्रांचिंग हो जाए, ठीक है, ये पहली और ये दूसरी, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रांचिंग और यहाँ पे बेटा सेकंड टाइम ब्रांचिंग। किसी भी ग्लैंड में एक से ज्यादा बार बेटा ब्रांचिंग हो जाए तो उस ग्लैंड को क्या बोलते हो आप? सिंपल ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड? उसको बोलते हो कंपाउंड। और यहाँ पे आप देखिए ट्यूब है, और ट्यूब के अंत में यहाँ पे देखो क्या होता है, इस प्रकार से एल्वियोलस होता है। ब्रेस्ट में ट्यूब होती है और ट्यूब के अंत में इस प्रकार से सिक्रेटरी पार्ट होती है जिसको बोलते हो एल्वियोलस। अब देखना कितना इंटरेस्टिंग, फटाफट अभी याद हो जाएगा। हाँ ये बिल्कुल लंग्स की तरह वैसा ही है, बहुत सही। तो बेटा ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं एल्वियोलस। एल्वियोलस में मिल्क का सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ मिल्क बना। मिल्क को जो डक्ट कलेक्ट करती हैं, ये देखिए मिल्क को ये जो डक्ट कलेक्ट करते हैं, देखिए छोटी छोटी डक्ट जो कलेक्ट करते हैं उनको आप बोलते हो मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या बोलोगे? मेमोरी ट्यूब्यूल। अब देखो एक दो तीन, तीन मेमोरी ट्यूब्यूल मिलके एक बड़ी डक्ट बनाई ना, इसको बोलिए बेटा मेमोरी डक्ट। बड़े को बोलते हैं डक्ट, छोटे को बोलते हो ट्यूब्यूल। अब सुनो, ये जो मेमोरी डक्ट आप देख रहे हो ना, ये मेमोरी डक्ट इस पॉइंट पे आके, जैसे वास्ट डिफरेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे ये एक बेटा स्वेलिंग बना देती है, ऐसा इस प्रकार से स्वेलिंग बन गई, और इस स्वेलिंग को आप नाम दोगे एम्पुला। क्या बोलोगे? एम्पुला। और फिर एम्पुला से देखो मिल्क को लेकर बाहर ये जो डक्ट जा रही है इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। इसको क्या नाम दे रहे हो? लैक्टिफेरस डक्ट। बहुत सिंपल। अब आज बस ये बता इसलिए दिया, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना घर में। तो पहले क्या करना है आपको? दो ब्रांचेज बनाने हैं, एक दो, पहला और सेकेंड टाइम ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग कर दिया, ब्रांचिंग करने के बाद टिप पे क्या लगा दो? एल्वियोलस। फटाफट नाम बताओ, ये स्ट्रक्चर क्या? एल्वियोलस। एल्वियोलस से मिल्क को कलेक्ट करने वाली डक्ट एल्वियोलस है। मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल मिलकर बड़ी डक्ट बनाती है, नाम बोलो। मेमोरी डक्ट, सारी मेमोरी डक्ट 1 2 दोनों मेमोरी डक्ट मिलकर एक स्वेलिंग बनाई, नाम बोलिए एम्पुला। एम्पुला से मिल्क को बाहर लेकर जो डक्ट जाती है लैक्टिफेरस डक्ट, और ये बेटा कहां पे ओपन होगी? ओवर निप्पल। लो, याद हो गया, इतना सिंपल है एकदम, बहुत सिंपल। और अब अगला हम लोग पढ़ने वाले गैमेटोजेनेसिस, और दिखाएंगे, बहुत ही आसान, वो सब जानते हो तुम, बस थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आई होप ये पूरा समझ गए हो। ठीक है बेटा, डायग्राम आज भी पूरा बनाना है, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, ये सारा जो आज बनाया है वो बनाओगे। ठीक है, और कोई भी डाउट है व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो 5:30 से 6 के बीच पूछिए।
ठीक है, ओके बेटा, गुड डे। थैंक यू, बाय। नंबर दिया है पहले, जिसके पास नहीं है लिख लो।